हेलो एवरीवन। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो कल की क्लास में लैब असिस्टेंट बायोलॉजी के लिए अपन ने आनुवांशिकी की जो इम्पोर्टेंट परिभाषाएं थी वो अपन ने कल डिस्कस की थी। आज के सेशन के अंदर इस क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं मेंडल और मेंडल के जो नियम हैं उसके बारे में। ठीक है। सो मेंडल और जो मेंडल के लॉ थे, ठीक है, उन सबको अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो वन बाय वन करके अपन यहाँ पे सारी चीजों को एक साथ डिस्कस करेंगे। तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, एक बार प्लेलिस्ट में जाना और वहां जाके आप वीडियो देख सकते हो। ठीक है। तो मेंडल की अपन बात करेंगे यहाँ पे। तो जो मेंडल के सिद्धांत है, क्या क्या उसने बातें बताई, कौन कौन से उसके नियम है, उन सब की अपन यहाँ पे बातें करेंगे। तो मेंडल की अपन बात करें, ठीक है, इसका पूरा नाम है ग्रेगर जोहन मेंडल। ठीक है। 1822 और 1884। ठीक है, मतलब 22 में इसका जन्म हुआ था और 84 में इसकी डेथ हुई थी। ये बातें यहाँ पे हैं। अब बात करें कि जो मेंडल है उसको क्यों इतना पढ़ते हैं, तो मेंडल का सीधी सी बात है कि इन्होंने काम किया था जो आपकी आनुवांशिकी थी उसके ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे। और इन्होंने एक्सपेरिमेंट जिस प्लांट पे किए थे वो था आपका जो पी प्लांट था, पाइसम सेटाइवम, उस पे काम किया था। तो आपको ये ध्यान रखना है एक तो कि मेंडल था उसने काम किस प्लांट पे किया था। तो क्वेश्चन ऐसा बनता तो नहीं है लेकिन एग्जाम के लिए ध्यान रखना। इन्होंने जो रिसर्च की थी वो था आपका पी प्लांट। ठीक है, पाइसम सेटाइवम। ठीक है, एक तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज है। क्वेश्चन यहाँ से ये बनते हैं कि जो मेंडल ने काम किया था और मेंडल के काम उनके डेथ के बाद में दोबारा डिस्कवर हुए थे। ठीक है, क्योंकि कुछ उनके अंदर जो जो कुछ कमियां रह गई थी। ठीक है, कहने का मतलब ये था कि जब मेंडल ने काम किया, ठीक है, तो उनके जो गणित के जो डाटा थे, आंकड़े थे, उनका गणित से सही उपयोग नहीं हो पाया। ठीक है, तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ वहां पे कमियां रह गई थी। उनकी मृत्यु के मतलब 16 साल बाद में 1900 के अंदर, ठीक है, 19 में, तो वहां पे अलग अलग 3 साइंटिस्ट थे, उन्होंने उनके काम को रीडिस्कवर किया था। तो आपके लैब असिस्टेंट में क्वेश्चन क्या बनता है कि मेंडल के कार्यों को किन्होंने रीडिस्कवर किया था। ठीक है, तो आपको ये यहाँ से ध्यान रखना है। ठीक है, तो मेंडल के कार्य की पुनर्खोज, ठीक है, पुनर्खोज का मतलब हो गया रीडिस्कवर किसने किया था। यहाँ पे 3 साइंटिस्ट आते हैं। एक तो था आपका ह्यूगो डीब्रीज। ठीक है, ह्यूगो डीब्रीज। ये कहाँ का था, हॉलैंड का। ठीक है, दूसरा था सेरमैक। सेरमैक कहाँ का था, ये ऑस्ट्रिया का। और थर्ड था आपका कार्ल कोरेंस। ये कहाँ का था, जर्मनी का। तो सिंपल भाषा में ये कहें कि मेंडल का जन्म हुआ था 22 जुलाई 1822 को। यहाँ पे तारीख लिखना, 22 जुलाई 1822 को। ठीक है, ऑस्ट्रिया में हुआ था। ठीक है, और इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1884 में। और मेंडल के कार्य थे उनको रीडिस्कवर, उनकी पुनर्खोज की थी ये 3 वैज्ञानिक, इनका नाम ध्यान रखना। दूसरी चीज, जो मेंडल का जो रिसर्च था वो कब प्रकाशन उसका कब हुआ था, तो मेंडल का कार्य 1865 में प्रकाशन हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, 1865 में। और जो पत्रिका थी, जो जर्नल था जिसमें इनका कार्य पब्लिश हुआ था, वो था, ध्यान रखना है, एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हिंदी में इसको बोलेंगे पादप संक्रमण के प्रयोग।
ठीक है, तो 1865 में मेंडल के जो रिसर्च जिन्होंने की थी, वो इनकी प्रकाशन में हुई, मतलब पब्लिश हुआ, और पब्लिश हुई थी वो इनके पादप संकरण के प्रयोग में। ये बात होगी आपकी मेंडल की। ठीक है, मेंडल ने काम किया था किस पे? जो मीठी मटर है, पाइसम सटाइवम, उस पे काम किया था। मेंडल ने कितने लक्षण लिए थे, ये ध्यान रखना। मटर के 7 जोड़ी विप्रियासी लक्षणों पर काम किया था। ठीक है, लक्षणों का चयन, उनकी वंशागति पर अध्ययन किया था। तो क्वेश्चन क्या बनता है कि मेंडल ने कितने जोड़ी विप्रियासी लक्षणों का चयन किया और उस पर उन्होंने काम किया? तो आपका आंसर होगा 7 विप्रियासी लक्षण। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन एक ये बनता है कि मेंडल ने, उनकी जो सफलता थी उसके पीछे क्या क्या कारण रहे थे। ठीक है, ये अपन बात करते हैं कि उनकी सफलता के पीछे जो कारण थे वो क्या थे कि उनको सक्सेस मिली। ठीक है, एक तो क्या था कि जो मेंडल की सफलता के कारण, ठीक है, एक तो ये था कि इन्होंने जो प्लांट लिया था, जो पी प्लांट था, इसमें कई विपरीत लक्षण, एक तो ये फायदा हुआ। ठीक है, विभिन्न थे इसमें, छोटा जीवन चक्र था इस प्लांट का। ठीक है, 2-3 महीने का ही था, सो कम टाइम के अंदर और रिसर्च हो सकती थी। ठीक है, ये फायदा था। प्राकृतिक पॉलिनेशन था, स्वपरागण। ठीक है, नेचुरल सेल पॉलिनेशन था वहां पे, आसानी से इसकी खेती कर सकते थे मटर की, ये फायदा हुआ। ठीक है, और जो सीड थे, बीज थे, वो काफी थे। ठीक है, और एक से अधिक इन्होंने लक्षणों पर काम किया, वंशागति के एक से अधिक लक्षणों पर कार्य। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम के लिए ध्यान रखना है इस चीज को। अब अपन ने ये बात करी कि मेंडल ने जो 7 लक्षण लिए थे, ठीक है, 7 विपरीत लक्षणों का चयन किया था, अब वो 7 कौन से थे, और यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, तो अपने को ये भी यहाँ से ध्यान रखना है। और हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, मटर का जो प्लांट था, वो तो अपने बातें कर ली, एक तो वार्षिक प्लांट है जिसका जीवन चक्र छोटा होता है, और ध्यान रखना मटर का जो पुष्प है वो द्विलिंगी है, तो ये भी एक इनकी सफलता कारण था। मटर पुष्प है वो द्विलिंगी है, मतलब बाइसेक्सुअल था। ठीक है, स्वपरागण अपन ने बता दिया, और इसमें स्वनिषेचन भी था। ठीक है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन था इसमें। तो ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। अब बात करें अपन जो 7 पेयर, ठीक है, 7 जोड़ी विपरीत लक्षण। ठीक है, 7 जोड़ी विपरीत लक्षण कौन से थे उसकी अपने यहाँ पे बात करते हैं। देखो, इधर तो लिखेंगे अपन विपरीत लक्षण कौन सा है। ठीक है, और उसका प्रकार, कि मतलब प्रभावी था कौन सा था और अप्रभावी कौन सा था। प्रभावी और अप्रभावी। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, पहला लक्षण बात करें तो पौधे की लंबाई। पहला लक्षण कौन सा था आपका? प्लांट की लंबाई थी, तो एक तो लंबा था। ठीक है, टॉल। और अप्रभावी कौन सा था? बोना, जिसको बोलते हैं अपन डवार्फ, छोटा वाला। इसमें कैपिटल टी से आप लंबे को दिखाओगे, डोमिनेंट को, और स्मॉल टी से आप रिसेसिव को दिखाओगे, अप्रभावी। दूसरा था आपके पुष्प स्थिति। पुष्प स्थिति, तो कुछ तो आपके कक्षीय थे, जिसको अपन बोलते हैं एक्सिलरी, और कुछ आपके शीर्ष पे थे। ठीक है, टर्मिनल पर। तीसरा
ठीक है, कलर ऑफ सीड कोट। एक सेकेंड। ठीक है, तो पहला पौधे की लंबाई, जिसमें लंबा, प्रभावी और बोना अप्रभावी। उसके बाद में पुष्प की स्थिति हो गई। उसके बाद में अपन बात करें, जो आपके फली का आकार था। ठीक है, पोड शेप। पोड शेप। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है, एक तो था जो फुली हुई थी, उसको बोलते हैं अपन इन्फ्लेटेड। और एक थी एक संकीर्ण, जो फुली हुई नहीं थी। ठीक है, तो फुली हुई थी और एक थी आपकी संकीर्ण, जिसको बोलते हैं कॉन्स्ट्रिक्टेड। अगला था आपके चौथा कैरेक्टर की बात करें अपन, जो पोड का कलर था, फली का रंग। ठीक है, पोड कलर की बात करें तो एक तो ग्रीन, हरा था। ठीक है, प्रभावी। और पीला था आपके अप्रभावी। ये बात होगी। पांचवें कैरेक्टर की बात करें अपन, जो सीड का शेप था, सीड शेप, जो बीज का आकार। एक था आपके झुर्रीदार, और एक कौन सा था आपके गोल। तो गोल तो क्या था, प्रभावी, राउंड। और अप्रभावी कौन सा था, झुर्रीदार, जिसको बोलते हैं रिंकल्ड। ठीक है, और ये कौन सा हो गया आपके राउंड। सीड शेप हो गई। इसके बाद में आता है आपका सीड कलर, बीज का कलर कैसा था। ठीक है, तो ये था आपके पीला, तो आपके कैसा था, प्रभावी। और हरा कैसा था आपके अप्रभावी। ठीक है, सातवां कौन सा बच गया आपके, फ्लावर कलर। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। तो इसमें वॉयलेट और अब कौन सा था आपके, व्हाइट। ठीक है, तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। तो सीधी सी बात है, बीज का आकार था, बीज पत्र का रंग था, बीज कवच का रंग था, फली का आकार, फली का रंग, फलों की स्थिति। ठीक है, जो फूलों की स्थिति थी, और पौधे की लंबाई। तो ये थे इनके साथ करेक्टर। तो यहाँ से ये बातें हो गई इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद में आपके सात हो गए। आपको यहाँ से ध्यान रखना है, सात तो थे लक्षण। लक्षण कितने जोड़े थे, सात लक्षण। लक्षण सात। और विपर्यास लक्षणों की बात करें तो सात जोड़ी। लक्षण सिर्फ सात थे, और विपर्यास लक्षणों की बात करें, सात जोड़ी। देखो, लक्षण का मतलब हो गया जैसे पादप की लंबाई, वो लक्षण। विपर्यास लक्षण, लंबाई हो सकती है उसकी ज्यादा हो, या फिर वो बोना हो। तो लंबा और बोना, ये दोनों विपर्यासी हो गए, और लंबाई हो गई लक्षण। तो लक्षण सात थे, और विपर्यास लक्षण सात जोड़ी, मतलब 14। ये ऐसे आपको ध्यान रखनी है। और ये जो इन्होंने मेंडल ने जो जीन की स्टडी की थी, ठीक है, वो चार अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थे। तो जीन जो मेंडल के द्वारा पढ़े गए, वो चार अलग अलग क्रोमोसोम पे लोकेटेड थे। वो क्रोमोसोम कौन से थे, जीन, एक, चार, पांच, सात क्रोमोसोम पर स्थित थे। ठीक है, तो आपको क्रोमोसोम का नंबर ध्यान रखना। ठीक है, अब बात आती है अपनी अगली, कि मेंडल के नियम कौन से थे, क्योंकि क्वेश्चन तो डायरेक्ट मेंडल के नियमों से आता है। ठीक है, जो तीन नियम थे, मेंडल के नियम। ठीक है, आपको नियम ध्यान रखने हैं, उनकी परिभाषा, और उसके साथ साथ जो उनका अनुपात होता है, वो आपको यहाँ से ध्यान रखना है। पहला नियम कौन सा था, प्रभाविता का नियम। लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मतलब पृथक्करण का नियम। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तीसरा था स्वतंत्र अपव्यय का नियम। ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट।
ठीक है, तो मेंडल के कितने नियम थे? 3 नियम थे। प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और आपका स्वतंत्र अपवन का नियम। तो ये चीज होगी इंपॉर्टेंट मेंडल के नियमों की। ठीक है, पहले नियम की बात करें, प्रभाविता का नियम। ठीक है, इसके अनुसार यह था कि जब एक या एक से अधिक जो वैकल्पिक लक्षण है, उन जीवों के मध्य अगर क्रॉस कराएंगे तो जो पहली जनरेशन में लक्षण प्रकट होंगे वो लक्षण कहलाएंगे प्रभावी लक्षण, और जो प्रकट नहीं होंगे वो कहलाएंगे अप्रभावी लक्षण। ठीक है, इस चीज को अपने को ध्यान रखना है कि जब मेंडल ने मटर के लंबे और बोने पादप के बीच में संकर करवाया तो जो उनकी F1 PD आई थी उसमें सारे लंबे पादप थे। तो यहाँ पे जो लंबा गुण है वो क्या प्रभावी है, और जो बोना है ड्वार्फ का गुण है वो अप्रभावी है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना, जब एक या एक से अधिक वैकल्पिक लक्षणों वाले जीवों के मध्य क्रॉस करवाते हैं तो F1 मतलब प्रथम पीढ़ी, F1 PD में प्रकट लक्षण प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। प्रभावी लक्षण कहलाते हैं, तथा जो लक्षण F1 PD में प्रकट नहीं होते उन्हें अप्रभावी लक्षण कहते हैं। ठीक है, तो जो लक्षण F1 PD में आ रहे हैं उसको आप बोलोगे प्रभावी, और जो लक्षण नहीं आ रहे हैं उसको आप बोलोगे अप्रभावी लक्षण। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ से इंपॉर्टेंट है। दूसरा नियम था पृथक्करण का नियम। इसका दूसरा नाम भी है युग्मकों की शुद्धता का नियम। ठीक है, पहला नियम हो गया अपना प्रभाविता का, दूसरा है पृथक्करण का नियम, या इसको दूसरा नाम है युग्मकों की शुद्धता का नियम। युग्मकों की शुद्धता का नियम। ठीक है, इसके अनुसार यह था जब विषम युग्मनज अवस्था में जो प्रभावी और अप्रभावी एक साथ रहते हैं तो आपस में मिश्रित नहीं होते। जब गेमिट बनते हैं तो गेमिट के समय मतलब युग्मक के निर्माण के समय दोनों सदस्य एक दूसरे से बिना आपस में प्रभावित हुए सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ लिखता हूं इसको नीचे वाले में। आपको नियमों की परिभाषा अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है, इसमें ध्यान रखना, विषम युग्मनजी अवस्था में प्रभावी, विषम युग्मनजी का मतलब हो गया ये विषम युग्मनजी है। ठीक है, सम युग्मनजी होता है तो ये होता है या तो, या फिर ये होता। तो क्या बोला, विषम युग्मनजी अवस्था में प्रभावी तथा अप्रभावी सदस्य साथ में रहकर मिश्रित नहीं होते, तथा युग्मक निर्माण के समय दोनों सदस्य बिना प्रभावित हुए बिना प्रभावित हुए पृथक हो जाते हैं। ठीक है, तथा एक युग्मक में केवल एक युग्मक में केवल एक विकल्प सदस्य उपस्थित होता है। उपस्थित होता है। ठीक है, जैसे अपन इसकी बात करें, आपके पास F1 PD में जैसे टी और टी है। ठीक है, तो जैसे आपकी जो युग्मक बनेंगे तो आधे सदस्य तो टी और आधे आपकी टी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपस में बिना एक दूसरे के प्रभाव के प्रभावित हुए दोनों आपस में अलग अलग हो गए। तो ये चीज अपने को यहाँ से ध्यान रखनी है, तो इंपॉर्टेंट है। तीसरा नियम था स्वतंत्र F1 का नियम। ठीक है, इसमें ध्यान रखना, जब एक से अधिक जोड़ी
विप्रेसी लक्षणों की जब अध्ययन करते हैं तो एक से अधिक जोड़ी विप्रेसी लक्षणों का अध्ययन करने पर तो यहाँ से एक जोड़ी विप्रेसी लक्षण के जीन अन्य विप्रेसी लक्षणों से मतलब इंडिपेंडेंट असोरमेंट का मतलब होता है स्वतंत्रता अपवन, मतलब एक दूसरे के स्वतंत्र है वो सारे के सारे, जब वो सेपरेट होंगे तो एक दूसरे विप्रेसी लक्षणों से बिना प्रभावित हुए स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं। ठीक है, तो ये चीज यहाँ से ध्यान रखनी है। कहने का मतलब ये है कि जो अलग अलग लक्षण है उनका जीन का व्यवहार है वो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र है, किसी पे ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं है, उस पे ज्यादा आश्रित नहीं है, आपस में सेपरेट है। ये चीज हो गई आपकी मेंडल के तीनों लक्षण। ठीक है, तीनों लक्षणों की बात हो गई। अब यहाँ से आपको जो ध्यान रखना है, अनुपात। अनुपात में जैसे एक तो आपका हो गया एक संकर संकरण, जिसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड का मतलब है जब आप सिर्फ एक ही कोई लक्षण लोगे। ठीक है, तो जैसे आपके पास में लंबा पौधा है कि दोनों ये हो गए, और ये आपके पास बौना पौधा। ठीक है, युग्मक बने तो यहाँ से टी आया और यहाँ से ये टी आया। ठीक है, तो F1 में आपके पास में क्या है, ये आ गया आपके पास F1। ठीक है, इनके बाद अब आप जब इनका चेकर बोर्ड बना के आप इनके अध्ययन करोगे, ठीक है, तो वहां से पूरी चीजें आ जाएगी। जैसे एक सेकंड, इसको सिंपल समझ सकते हैं कि अपन जैसे इसको सिंपल अपन जैसे क्रॉस कराने की कोशिश करें तो जैसे आपके पास एक तो ये हो गया। ठीक है, जब अपन इनको आपस में क्या कराएंगे, सेल्फ पोलिनेशन से। तो जैसे ये टी इस टी के साथ, ठीक है, ये इधर गया तो ये टी आ गया, इधर गया फिर आपके पास ये आया, ये इसके पास गया तो आपके पास ये आया, और ये इससे क्रॉस कराया तो आपके पास ये आया। तो मतलब यहां से आपके पास में प्योर टोल तो आ रहा है सिर्फ एक, ये रहा। ठीक है, उसके बाद में आपके ओल्ड वार्फ आ रहा है सिर्फ ये की, ये रहा। ठीक है, बाकी आपके पास में टोल तो ये भी है लेकिन ठीक है ये प्योर नहीं है, एम्प्योर टोल है। तो लंबे आपके पास शुद्ध कितने आए, एक। शुद्ध बोलने कितने आए, एक। और जो एम्प्योर आए वो कितने आए आपके पास, दो। तो यहां से जैसे अनुपात का ध्यान रखना होता है। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है कि एक संकर संकरण या मोनोहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड एक संकर संकर का अनुपात, एक संकर अनुपात। तो ध्यान रखना, लक्षण प्रारूप की बात करें, ठीक है, फिनोटाइप जिसको बोलते हैं, एक संकर संकर का फिनोटाइप तो हो गया लक्षण प्रारूप 3:1, क्योंकि यहां से देखो 3:1 कैसे हुआ, ये भी लंबा है, ये भी लंबा है, ये भी लंबा प्लांट है। तो लंबे प्लांट टोटल तो 3 हो गए, तो 3 तो ये आ गया, और बोना कितना, एक। ये आपने फिनोटाइप मतलब आपने सिर्फ बाहर से देख के बताया। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि इनका जीन प्रारूप कितना है, जीनोटाइप, ठीक है, जिसको बोलते हैं अपन जीन प्रारूप, तो वो होता है आपका 1:2:1। मतलब एक शुद्ध लंबा, दो इम्प्योर, और एक आपका शुद्ध बोना। तो एक संकर संकर में आपको ये यहाँ से ये सारी चीजें ध्यान रखनी है कि मोनोहाइब्रिड में लक्षण प्रारूप 3:1। मोनोहाइब्रिड में फिर आपका आता है जीन प्रारूप, तो वो होता है आपका 1:2:1। इसी प्रकार आपको जो द्विसंकर संकरण है उसका भी ध्यान रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। और हाँ, इसके साथ एक चीज और ऐड कर लेना, मोनोहाइब्रिड लक्षण प्रारूप 3:1, जीन प्रारूप 1:1, या इसका पूछे कि परीक्षण संकरण का अनुपात कितना है, परीक्षण संकरण जिसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस।
ठीक है। टेस्ट क्रॉस तो ये होता है आपका 1:1, ठीक है। तो एक संकर संकरण में लक्षण प्रारूप 3:1, जीन प्रारूप 1:2:1 और परीक्षण संकरण 1:1। अगर मैं बात करूं डाई हाइब्रिड की, मतलब द्विसंकर की, ठीक है, द्विसंकर जब क्रॉस करवाएंगे तो उसमें अनुपात कितना आएगा, तो यहाँ पे लक्षण प्रारूप अपने को पहले वो निकालना है, जीन प्रारूप वो भी निकालना है, और परीक्षण संकरण वो भी अपने को यहाँ से निकालने हैं। फिनोटाइप, जीनोटाइप और टेस्ट क्रॉस। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, क्योंकि आपसे सीधी यहाँ से क्या पूछते हैं, जो आपके पास अनुपात है वो क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये चीजें अपने को ध्यान रखनी है। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में अपन बात करें तो फिनोटाइप मतलब आपके पास टोटल 9 आते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ फिनोटाइप 9 अनुपात 3:1, 3:1। और जीनोटाइप की बात करें तो 1:2, 2:2, 2:4, 1:2, 1:2:1। और द्विसंकर संकरण में परीक्षण संकरण हो गया आपका 1:1। तो एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण में आपको लक्षण प्रारूप, जीन प्रारूप और आपको जो परीक्षण संकरण है ये यहाँ से ध्यान रखने जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज की क्लास में अपन ये पढ़ेंगे। अगली क्लास में अपन देखेंगे कि जो आपके अपरण प्रभाविता है, ठीक है, फिर आपके सह प्रभाविता है, घातक जीन्स हैं, उन सब उनको अपन कल डिस्कस करेंगे, उनसे बनने वाले जो भी क्वेश्चन हैं और जो महत्वपूर्ण अनुपात है। तो कल आपकी आनुवंशिक की परिभाषाएं बता दी थी, ठीक है। आज आपके मेंडल के नियम बता दिए, जो मुख्य मुख्य जो इनके अनुपात है वो अपन डिस्कस कर लिए, ठीक है। कल अपन बात करेंगे जो बाकी और बच के अपरण प्रभाविता, ठीक है, सह प्रभाविता, उनको अपन डिस्कस करेंगे। यूट्यूब पे आप प्लेलिस्ट पे जाके आप लैब असिस्टेंट के हिंदी में और मिक्स लैंग्वेज वीडियो देख सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।